हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च TYBMS M6 का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 नवंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी एंड डी पार्ट को कवर करेंगे। इसके पहले भी हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व किया, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट है जिसमें 15 मार्क्स के लिए आता है, और करके आता है जो सी एंड डी होता है। ठीक है, तो आपको ए बी अटेम्प्ट करना है या तो सी डी अटेम्प्ट करना है। इसका क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। राइट, तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, जो कि आपके नेटवर्क एनालिसिस से ये बिलोंग्स करता है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है आपका सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसके अंदर हम अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आज हम करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर रिफर कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 के सी के पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नेटवर्क का कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर प्रीसीडिंग दिया हुआ है और ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, बीएमएस डिपार्टमेंट का है, एमएस बीएमएस डिपार्टमेंट, एंड इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्रिटिकल पाथ बताना है। एंड नेक्स्ट थिंग आपको अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है, और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश के ये कॉन्सेप्ट बताने हैं, जो कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है, मैंने देखा हुआ है। और इसके 3 पार्ट है, राइट ना, जिसमें आपका प्रोजेक्ट क्रैशिंग है और अपना लास्ट जो पार्ट है वो है PERT यानी कि PERT, और जो फर्स्ट पार्ट आज हम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सिलेबस चाहते हैं, यानी कि सिलेबस उनको ऑपरेशन सर का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ईच एंड एवरी चैप्टर्स को हमने सॉल्व किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके आपका जो लास्ट चैप्टर है जिसमें आपका थ्योरी ऑफ गेम आता है। ठीक है, यहाँ तक हमने हर एक चैप्टर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। आप उस सिलेबस को भी देख लीजिए और कुछ जो पेपर सोल्यूशन है उसको भी देख लीजिए, राइट ना, क्योंकि जो आपके पेपर सोल्यूशन है जो 2019 से अप्रैल के होंगे, 2019 नवंबर के होंगे, ये पूरा आप कवर कर सकते हो। राइट, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपको ना क्या दिखा हुआ है, एक्टिविटीज दिया गया है। फर्स्ट वन, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होता है, नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है। राइट ना, अगर हमने नेटवर्क डायग्राम प्रॉपर बना लिया हुआ है तो दैट इज हमें क्रिटिकल पाथ इजीली मिल सकता है। और क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, आगे की जो एक्टिविटीज है यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको एक्टिविटीज गिवन है ए से डमी तक। यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी के बाद क्या लिखा हुआ है, डमी यहाँ पे करना है आपको। देखिए, इसके लिए आपको नोड दिया हुआ है 1 2 1 3 2 4, ठीक है, 3 5, फिर 4 6 5 6 6 7 एंड 4 7 तक ऐसा नोड दिया गया है। एंड उसके बाद आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज दी गई है। प्रीसीडिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज है ये इसके बाद स्टार्ट होगा, यानी कि ए एक्टिविटी के बाद क्या स्टार्ट होगा, सी एक्टिविटीज, बी के बाद डी, ठीक है, सी के बाद ई, ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो अगर आपने नेटवर्क डायग्राम प्रॉपर बना दिया है तो दैट इज मीन आपका सोल्यूशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम राइट मेथड होता है। अगर आप राइट तरीके से बना रहे हो नेटवर्क डायग्राम, अगर नेटवर्क डायग्राम में कोई मिस्टेक्स हो गई तो आने वाले जितने भी सोल्यूशन है इसके अंदर सब रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर, चलिए पहले हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, देन इसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, एंड देन फिर अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश निकालेंगे। तो क्या करना है, फर्स्ट में इसमें नोट देना है आपको, देखिए बड़ा सा नोट देना है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा टाइम ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, तो आपको ऐसा नोट बना के ऐसा पार्ट में कन्वर्ट कर देना, 2 पार्ट में। हाँ, अभी जो फर्स्ट है देखो वो 1 से स्टार्ट है, 1 1 2 1 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग 1 2, ठीक है, और नीचे जाएंगे हम लोग ऐसा 1 3, इसमें देंगे ए एक्टिविटीज और इसमें लिखेंगे बी एक्टिविटीज, बराबर, ए एंड बी एक्टिविटीज हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 2 4 पे दिया हुआ है, जो ए एक्टिविटीज के बाद स्टार्ट होगा, तो 2 2 4 ए एक्टिविटीज के बाद, तो यहाँ पे 2 2 4, ठीक है, ए एक्टिविटी के बाद क्या स्टार्ट होगा, सी एक्टिविटीज, प्रीसीडिंग दिया है ना यहाँ पे, ए के बाद क्या स्टार्ट होगा, सी, बी के बाद डी, तो बी के बाद डी। ओके, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा डी एक्टिविटीज। फिर यहाँ तक, एंड देन अब क्या करना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सी हो गया ना यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हो गया। अभी सी, ई के बाद सी स्टार्ट होगा, राइट, और क्या लिखा हुआ है इसमें, सी एंड डी जब कंबाइंड होगा तो एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगा।
राइट। और ई एफ जब कंबाइंड होगा तो सी एक्टिविटी स्टार्ट होगा। और सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डमी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डमी, यानी डमी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, सी के बाद, राइट। तो अब क्या करना है इसमें, देखो पहले हम लाइन से जाते हैं, पहले हमें सी एंड डी को कंबाइंड करना है, तो सी एंड डी को हम कंबाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा सी एंड डी कंबाइंड हो गया, ठीक है। सी एंड डी एक्टिविटीज कंबाइंड हो गया, सी एंड डी से क्या स्टार्ट होगा, एफ, तो यहाँ पे आएगा एफ, बट यहाँ पे ई एफ भी क्या होगा, कंबाइंड होगा, तो इसको ऐसा लेते हैं और इसको भी ऐसा, सी से ई एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। और फिर सी डी से एफ एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे सी एंड डी से एफ स्टार्ट होगा, और ई एफ से सी एक्टिविटीज जो कि डमी आएगा इसमें, और सी एक्टिविटीज तो यहाँ पे, ठीक है। सी के और डमी भी आपका स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, जिसमें 4 5 लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे 4 5 ये हमने कंप्लीट कर दिया है। बस इसको अभी क्लोज करते हैं फिर, ओके। देन अब क्या कहते हैं यहाँ पे, ये को इसमें क्या दिया है ना, सी एंड डी आपका डमी होगा, 4 से लेके 5 तक का क्या है आपका डमी है, तो इसको डमी बनाते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है। तो ये डमी हो गया। यहाँ पे जब ई एन एफ कंबाइंड होगा तो क्या निकलेगा, जी निकलेगा, तो यहाँ से हम जी निकालते हैं, सर जी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आपका नेटवर्क डायग्राम बनेगा। अब इसमें नेमिंग लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, राइट ना, हो गया कंप्लीट। समझा यहाँ पे कैसे किया हमने। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन ए का गिवन है 2, बी का 3, ठीक है, फिर सी का 3, फिर आते हैं सी के बाद डी पे 4, डी पे 4 हो गया, फिर ई पे 3, ई पे 3 एंड 2 एफ पे, फिर लास्ट में 9, और डमी है तो 0, तो ये डमी है, इसको हम लेट करते हैं x1, ठीक है। तो आपका डायग्राम इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो क्रिटिकल पाथ के लिए यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पाथ में ऐसा आएगा, यहाँ से ए सी ई जी, पहला ये लिखते ए सी ई जी, क्लियर। अभी नेक्स्ट लिखेंगे ए सी, यहाँ पे x1 एफ जी, ए सी, ठीक है, ए सी आया, फिर नीचे x1, फिर एफ, फिर जी, क्लियर। अब नीचे के साइड से आते हैं, यहाँ पे बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, ये हो गया, ओके। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो कितना है यहाँ पे देखो, 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 9, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, ये हो गया। यहाँ पे ये वीक है बेसिकली, यहाँ पे वीक्स लिखेंगे हम लोग, ओके। देन इसके बाद सेम ए पे 2 है, फिर 3, फिर डमी पे आएंगे, डमी की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे आएंगे 2, फिर इधर पे आएंगे 9। देन अब इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, तो 16 वीक। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, इसको ऐड करते हैं तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, तो 18 वीक्स, ठीक है। 7 प्लस 9, हाँ, तो ये हो गया आपका 18 वीक्स। तो क्रिटिकल पाथ क्या आएगा आपका 18 वीक्स। यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल पाथ इज, क्रिटिकल पाथ लिखेंगे बी डी, ठीक है, एफ जी, और उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक्सपेक्टेड टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी लिखेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है 18 वीक्स। तो ये हो गया अपना क्रिटिकल पाथ और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। चलो अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्रिटिकल सॉरी अर्लियर स्टार्ट अर्लियर फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश जैसे कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके पहले हमें लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो डायग्राम देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर हमने 2 पार्ट बनाया हुआ है सर्कल के अंदर।
तो इसकी वैल्यू फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या आएगा एग्जैक्ट। तो देखो कभी भी जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, क्लियर, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड जा रहे हैं, ऐसे फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सेकंड कॉलम है ना, उसको फुलफिल नहीं करना है। वो कैसे फुलफिल होता है, ऐसे जब हम बैकवर्ड आते हैं ना, यहाँ से पीछे की साइड से जाएंगे तो जो अपना सेकंड कॉलम है उसको फुलफिल करेंगे। फॉरवर्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो कॉलम्स है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है, सब में ऐसे ही करना है। तो जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हम क्या करेंगे प्लस। तो फॉरवर्ड में क्या होता है आपका प्लस, याद रखिए, हाँ, फॉरवर्ड हुआ तो प्लस। और जब हम ऐसा पीछे से जाएंगे, बैकवर्ड में जाएंगे, ठीक है, बैकवर्ड से, तो क्या होगा माइनस, ठीक है। अभी हम प्लस करेंगे, 0 + 2, तो 0 + 2 2, राइट। फिर यहाँ पे 2 + 3 5, जहाँ पे कंबाइंड होगा वहां पे रुक जाएंगे, हाँ। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कंबाइंड होगा, उसके बाद कंबाइंड होगा, तो अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, अब नीचे से लेते हैं हम लोग। तो 0 + 3 3, फिर 0 + 4 7, राइट। देखो यहाँ पे भी कंबाइंड हो रहा है ना, ऐसा दो क्या हो रहा है, अपना एरो यहाँ पे मिल रहा है, जॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 + 4 कितना होता है 7, और 0 + 5 कितना होगा 5। तो इसमें से सबसे बिगर नंबर क्या है 7, तो हम 7 को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, 7, क्लियर। फिर आएंगे नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखते हैं 7 + 2 कितना होता है 9, और यहाँ से ऐसा आते हैं 5 + 3 कितना होता है 8, तो बिगर क्या है 9, तो इधर पे लिखेंगे 9, राइट। और 9 + 9 कितना होता है 18, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया आपका 18 डेज। सेम अब बैकवर्ड जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे 18 आ गया, 18 - 9 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है ना, तो उसको लेके जाते हैं पहले, कंबाइंड बाद में यहाँ पे देखते हैं। तो 9 - 2 7 हो गया यहाँ पे, और ऊपर भी जाएंगे, ठीक है, 9 - 3 6, क्लियर, ऐसा जाना है आपको। फिर 7 - 4 3, और यहाँ पे 6 - 3 3, 3 - 2 कितना होता है 1, और यहाँ पे 3 - 3 कितना होता है 0। अब जब बैकवर्ड में जाएंगे तो लेस देन वैल्यू देखेंगे, फॉरवर्ड में आएंगे तो बिगर नंबर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा डायग्राम बन जाएगा। देखिए ये 3 लिखा हुआ है, ओके, समझाइए। देखो पूरा अपना नेटवर्क डायग्राम रेडी हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अर्लियर स्टार्ट, अर्लियर फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश करेंगे। इसको भी समझने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें आता है ई आई। ई आई का मतलब क्या होता है अर्लियर स्टार्ट, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम आता है उसमें आता है एल आई, मतलब लेटेस्ट स्टार्ट, क्योंकि हमने इसको बैकवर्ड से ये किया ना, तो ये क्या हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट। फिर जो इसके बाद इसका जो प्रीसीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने ई आई लिखा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ई जे। ई जे का मतलब क्या होता है अर्लिएस्ट फिनिश, ठीक है। और इसमें जो सेकंड होगा वो होगा एल जे। एल जे का मतलब क्या होगा लेटेस्ट फिनिश, ठीक है, सब में ऐसे ही होगा। ये क्या हो गया ई जे, और ये हो गया एल जे, ठीक है। लेकिन कैसा होता है कि जब ये शिफ्टेड होता है, मतलब ये ई आई और एल आई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ई जे और एल जे बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये ई आई और एल आई इधर पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ई आई एल आई, और ये जो ई जे एल जे है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज करने वाले हैं, अभी हम कॉलम में यूज करेंगे, ठीक है। अभी जो कॉलम बनाएंगे उसके अंदर यूज करेंगे। चलिए इसके लिए कॉलम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको एक्टिविटीज लिखनी है फर्स्ट वन, ठीक है। एक्टिविटीज में क्या है 1 2 ए, फिर 1 3 बी, फिर नेक्स्ट वन क्या है 2 4 सी, फिर इसके बाद 3 5 डी, फिर 4 6 ई, फिर 5 6 एफ, फिर 6 7 जी, और उसके बाद यहाँ पे डमी आएगा 4 5 डमी, ठीक है। देन अब इसके बाद जाते हैं हम लोग अर्लियर स्टार्ट, यानी कि ई आई, अर्लियर स्टार्ट। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें अर्लिएस्ट फिनिश, अर्लिएस्ट फिनिश टाइम ई एफ टी। अभी ये कैसे आएगा ई एफ टी, हम क्या करेंगे इसमें ई आई में टाइम अपना माइनस कर देंगे,
जो भी आपको टाइम दिया है ना वो माइनस कर देंगे, राइट। अभी करना है क्या एग्जैक्ट वो समझते हैं, पहले ये दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश को समझते हैं, ठीक है। तो आता है अभी ई आई पे। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये ई आई है, तो ये ई आई कितनी एक्टिविटीज के लिए, बी, ए एंड बी के लिए। तो ए एंड बी में लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अभी देखो ए से अभी यहाँ पे सी पे आते हैं, सी का अर्लियर स्टार्ट क्या है 2, तो सी पे लिखते हैं 2, और डी यहाँ पे, तो डी का अर्लियर स्टार्ट क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अभी ई पे आते हैं, ई का अर्लियर स्टार्ट क्या है 5, और एफ का अर्लियर स्टार्ट क्या है 7, ठीक है। अभी जी पे आते हैं, जी, जी का अर्लियर स्टार्ट क्या है 9, राइट। और यहाँ पे डमी है, हाँ, ये जो डमी एक्टिविटीज है इसका अर्लियर स्टार्ट क्या है 5, यहाँ पे हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टाइम को माइनस कर देंगे, राइट। चलो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट हो जाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली माइनस नहीं करते, इसमें प्लस करते हैं। आपका जो लेटेस्ट स्टार्ट होता है ना उसमें माइनस करते हैं, इसमें प्लस होता है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 0, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। ये सब शो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 प्लस 3 3 हो गया, फिर 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 हो गया, या 3 प्लस 4, ठीक है, कैसा भी मैंने आगे पीछे लिख दिया। यहाँ पे 5 प्लस 3 8, फिर यहाँ पे 7 प्लस 2 9, फिर 9 प्लस यहाँ पे क्या 9, तो आंसर आएगा 18, फिर 5 माइनस 0, तो आंसर आएगा 5। क्लियर है यहाँ तक। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है एल जे माइनस टी आई जे, और लास्ट जो कॉलम आएगा वो होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम, जिसमें आता है एल जे, ठीक है। ओके, तो इसमें एल जे की वैल्यू कहाँ पे, ये देखो एल जे की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। ये एल जे, ये एल जे, तो ऐसा ये शिफ्ट होते रहेगा एल जे एल जे। तो इसमें एल जे की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, ये ए एक्टिविटीज के लिए हो गया, और इसमें 3 है बी एक्टिविटीज के लिए, राइट। सी एक्टिविटीज के लिए एल जे कितना होगा 6, इसमें कितना होगा 7, इसमें कितना होगा 9, ये ई और एफ के लिए होगा, और जी के लिए 18 होगा। क्लियर, समझ गए यहाँ पे। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे पहले एल एफ टी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं एल एफ टी। तो इसमें ए एंड बी के लिए 3 3 हो गया यहाँ पे, अब सी के लिए कितना है 6, और डी के लिए 7, आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7। देन ये हो गया आपका डी तक हो गया। अभी ई एन एफ, ई एन एफ के लिए कितना है 9 है दोनों के लिए, तो यहाँ पे लिखते 9, यहाँ पे लिखते हैं 9, ठीक है। और जी के लिए कितना है 18 है, और डमी के लिए कितना है वो भी देखते हैं। यहाँ ये डमी है ना, ये डमी है, तो इसका कितना होगा 7, ठीक है। तो डमी के लिए हो गया 7। ओके, तो ये मिल गया अपने को एल एफ टी मिल गया। अभी क्या करना है आपको, एल एफ टी में से टाइम माइनस कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पे एल एफ टी कॉपी कर लेता हूँ, ईजी हो जाएगा थोड़ा समझने में, इसलिए कॉपी कर लेता हूँ मैं। 9 9 18 और यहाँ पे 7। अब इसमें से ड्यूरेशन जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे गिवन है, इसमें 2 3 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड 9 0, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस सॉरी 6 माइनस 3 3, फिर 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 1 सॉरी इधर पे 9 है ये, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 2 7, फिर 18 माइनस 9 9, और यहाँ पे 7। तो इस तरीके से आप अपना अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, तब तक आप इस सम्स को अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा ये, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन से आपको पहले क्रिटिकल पाथ बनाना, सॉरी नेटवर्क डायग्राम बनाना है, और इस नेटवर्क डायग्राम के बेसिस पे आपको क्रिटिकल पाथ बनाना है, ठीक है। क्रिटिकल जब पाथ बनाते हैं तो हम उसको हाईलाइट भी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बी डी एफ जी है, तो ये जो बी डी एफ जी है ना, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ डबल अंडरलाइन करना है, बस इतने हाईलाइट करते हैं हम लोग उसको।
ओके तो जब हम इसको हाईलाइट कर दिया, क्रिटिकल पाथ बता दिया, हम अपने पास क्या आएगा, BDFG का क्रिटिकल पाथ आएगा, ठीक है। और उसका जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है। जब हम फॉरवर्ड आएंगे और बैकवर्ड आएंगे, फॉरवर्ड आएगा तो प्लस होगा, बैकवर्ड आएंगे तो माइनस आएगा। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो फॉरवर्ड का है और जो सेकेंड कॉलम है वो बैकवर्ड का है। जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो कभी कभी अपने पास दो नंबर आ जाता है, एक बड़ा नंबर आता है, एक छोटा नंबर आता है। तो अपने को कौन सा नंबर लेना है, तो हमेशा क्या करना है, लेस देन का, ठीक है। कौन सा नंबर लेना है, लेस देन वाला नंबर लेना है यहाँ पे। जब हम फॉरवर्ड आते हैं तो हमें कौन सा नंबर देखना होता है, मोर देन का, ठीक है, मोर देन। क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जब आप सम्स को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जो पेपर है उसको सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स के साथ साथ क्या करो, जो भी लेक्चर्स देख रहे हो, जो भी पेपर सोल्यूशन देख रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ अपने नोटबुक में भी इसको राइट डाउन करते रहो। ये चीज़ है, एवरी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, देखो और फिर अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है, ताकि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर होते जाएगा। और जब आप लेक्चर्स देख रहे हो या पेपर सोल्यूशन देख रहे हो और साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो, तो जो भी डाउट आ रहा है, जो अगर नहीं समझ में भी आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और पेपर जो सोल्यूशंस है या क्वेश्चन पेपर्स है, ये आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट पे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन गिवन है आपके क्वेश्चन पेपर्स में, अ कंपनी इज ट्रांसपोर्टिंग इट्स अ यूनिट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट P1, P2 and P3 to 4 distributors, that is mean D1, D2, D3 and D4. The supply and demand of a unit with cost of transportation in rupees and the schedules forward या followed from the plant to the distribution centers are given up below. The numbers which are in the circle indicate number of the unit transportation from plant to distribution centers. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्कल दिया गया है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन यूनिट दिया गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक का। अब आपको इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है एग्जैक्ट। इसमें बेसिकली दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड आउट करना है आपको, टेस्ट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑप्टिमिलिटी, ठीक है। आपको इसमें चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मोदी मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो मोदी मेथड दैट इज मॉडिफिकेशंस मेथड जो होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मोदी मेथड। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड आउट करना है, इफ द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर इसके पहले अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं आता है तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये सब सर्कल के जो कॉलम्स है उसको हम बोलते हैं एलोकेशन सेल्स। क्या बोलते हैं, एलोकेशन सेल्स, जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ एलोकेट कर दिया हुआ है। एंड जो रिमेनिंग बच के जहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नॉन एलोकेशन सेल्स। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं, जब नॉन एलोकेशन सेल्स होते हैं, देखिए अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर नेगेटिव नंबर्स आ गया तो ये नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो आपको उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो मेथड हम करने वाले हैं, ये पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, मोदी मेथड। याद रखिए, हाँ, ये पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, मोदी मेथड। ओके, तो मोदी मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ui निकालते हैं और यहाँ पे vj, मतलब रो वाइज क्या जाना है आपको, ui, ठीक है, रो वाइज क्या जाना है आपको, ui, और कॉलम वाइज जाना है आपको vj। तो ये मोदी मेथड के अंदर आ जाते हैं और हमेशा जो आपका ui होता है वो 0 होगा। याद रखिए क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। अभी ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, नॉन एलोकेशन सेल्स के लिए, क्योंकि एलोकेशन सेल्स अपने पास है। अब क्या चाहिए आपको, नॉन एलोकेशन सेल्स चाहिए। तो देखिए इसके लिए कुछ ना लॉजिक होता है। अगर आप एलोकेशन सेल्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, नॉन एलोकेशन सेल्स के लिए देखो अभी जो एलोकेशन सेल्स है इससे क्या मिलेगा हमें, ui और vj मिल जाएगा। किससे मिलेगा, एलोकेशन सेल से, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नॉन एलोकेशन सेल्स फाइंड आउट करेंगे। तो एलोकेशन सेल्स के लिए कुछ लॉजिक होता है, ये लॉजिक अपने माइंड में रखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ एलोकेशन सेल्स, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या देखिए यहाँ,
और प्लस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अभी ये जो मैथ्स होता है अपना, जो बेसिक मैथ्स होता है, उसमें हम क्या सीखते हैं, प्लस 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 सीखते हैं, प्लस माइनस माइनस सीखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका थोड़ा सा अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ये अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है ये माइंड में रखना, क्योंकि ये ऑपरेशनल रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स में यूज होता है। माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, वैसे ही तो वैसे माइनस माइनस तो नहीं आएगा कभी, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, एक तो प्लस प्लस आता है जो कि माइनस होता है, और दूसरा क्या आता है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, एलोकेशन सेल्स का। एलोकेशन सेल्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन डेल्टा, ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे यू आई प्लस बीजे, राइट। अब बेसिकली आप करना क्या है इसके अंदर, ये जो डेल्टा है ना, ये क्या है अपना, इसकी वैल्यूज रहेगी, एलोकेशन कॉस्ट की वैल्यूज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल्टा ना लिख के कॉस्ट लिखो, आपको समझ में ज्यादा आएगा फिर इधर पे कॉस्ट, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ये जो हमेशा यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, इतना फिक्स है। अब इसमें एलोकेशन सेल्स देखो कहाँ पे, एक D2 में और D4 में, ठीक है। तो देखो ये जो 11 ये प्लस में और 0 भी प्लस में, तो 11 प्लस 0, तो प्लस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे 11 माइनस 0 कितना होगा, 11, राइट। फिर यहाँ पे 4 माइनस 0 कितना होगा, 4। समझ, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस प्लस। देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे कॉस कितना है 11, तो कॉस की तरह लिखा मैंने 11, यू आई कितना है 0 प्लस वीजे, ठीक है। अभी ये 0 पे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट है, या तो सीधा सीधा करो 11 इक्वल्स टू वीजे। देखो वीजे की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। सेम इसी तरीके से हमने 4 को भी फाइंड आउट किया। अब ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये आपको वर्किंग दिखाना नहीं होता है एग्जाम्स में, इतना टाइम नहीं होता। 75 मार्क्स का पेपर से 2.5 आवर का टाइमिंग दिया गया आपको, तो इसमें आपको ये लॉजिक यूज करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो एक ये हो गया इसके अंदर, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इधर पे 11 है, इधर पे 9 है, 11 और इधर पे 9, ठीक है। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 9 माइनस 11, ठीक है। हमेशा ऐसा करना है, 9 माइनस 11, 11 माइनस 9 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो हमेशा 9 माइनस 11, तो 9 माइनस 11 कितना होगा, -2, क्लियर। देन इसके बाद यहाँ पे भी देखो, और कहाँ पे एलोकेशन, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा ना, क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है। यहाँ पे देखो यहीं पे करते हैं। अभी यहाँ पे देखो इधर पे एलोकेशन है, तो 13 माइनस 11 करते हैं। 13 माइनस 11 कितना आएगा, 2, ठीक है। देखो 2 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना होगा, 8, सॉरी 4। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ये 4 प्लस में और इधर पे -2 है, तो क्या समझाया था मैंने, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 प्लस 2 6, यहाँ पे आएगा 6। हो गया कितना इजी तरीके से, ये आपको मिल गया यू आई और बीजे मिल गया। अब जो इधर पे नॉन एलोकेशन सेल्स देख रहे हो ये सब, ये क्या है, नॉन एलोकेशन सेल्स। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो हमें फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो कैसे करते हैं इसको, ये भी देख लेते हैं। अभी मैंने एलोकेशन सेल्स के लिए बताया, नॉन एलोकेशन सेल्स के लिए देखो, नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि एलोकेशन सेल्स क्या है और नॉन एलोकेशन सेल्स क्या है। तो इसमें लिखते हैं अभी डेल्टा आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, पहले तो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है, ब्रैकेट में। तो फर्स्ट में क्या करना है, इसमें लॉजिक देखो, हाँ, पहले यू आई एंड बीजे को प्लस करो, फिर कॉस से माइनस कर दो, ठीक है। फर्स्ट क्या करोगे, यू आई एंड बीजे को प्लस करो, फिर कॉस से माइनस कर दो। तो नॉन एलोकेशन सेल्स का देखना है सिर्फ आपको। अभी देखो यहाँ पे देखो ये वाला, ये नॉन एलोकेशन सेल्स है, इसमें कॉस कितना है 10 है, ठीक है। इसका यू आई देखो कितना है 0, और इसका बीजे देखो कितना है 6। तो पहले क्या करोगे, प्लस 6 प्लस 0 कितना होता है 6, 6 प्लस 0 6, ठीक है। तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। आई होप सबको ये समझ गया कैसे करना है, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। कॉस देखो कितना है इसका 10 है, ठीक है, माइनस यू आई कितना है 0 प्लस वीजे कितना है 6, ठीक है। तो इसमें आएगा 10 माइनस 0 प्लस 6, 6, उसको माइनस कर तो आंसर कितना आएगा 4। समझ गए, यहाँ पे मैंने ओरली किया, मेंटल मैथ से किया हुआ है, तो आप उसी तरीके से करना है, ठीक है। पहले कॉस को प्लस करो, सॉरी यू आई और वीजे को प्लस करो, कॉस से माइनस कर दो,
सबसे इजी तरीका है ये। हाँ देखो यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका UI कितना है 2 और इसका VJ कितना है 6, तो 6 + 2 कितना होता है 8, 7 में से 8 माइनस कर दो तो -1 आएगा, 7 - 8 तो आंसर आएगा -1। देखो नेगेटिव आ गया मतलब ये नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गया अपने पास, ठीक है। इसके बाद भी और सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपको इतने भी नहीं छोड़ना है, जितने भी नॉन एलोकेशन सेल्स हैं सबको सॉल्व करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अभी यहाँ पे भी देखो नॉन एलोकेशन सेल्स है, ठीक है। इसका UI कितना है 0 और इसका VJ कितना है 4, तो 0 + 4 4, 7 में से 4 माइनस करो तो आंसर आएगा 3, ठीक है। फिर इधर पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 8 है, ठीक है। कॉस UI कितना है -2 और VJ कितना है 4, तो 4 - 2 2, देखिए 2 होगा, तो 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे भी नॉन एलोकेशन सेल्स है, तो इसमें इसका UI कितना है 2 और इसका VJ कितना है 4, तो 4 + 2 6, ठीक है। 11 में से 6 माइनस करो तो कितना आएगा आंसर 5। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे इसका UI कितना है -2, इधर पे 4, तो 4 - 2 2 बचेगा, तो 10 में से 2 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा 8। ओके, बट अपने को एक जगह नेगेटिव मिल गया है, इसका मतलब इसके आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे रीम कंडीशन भी चेक करना पड़ता है। चलिए पहले हम रीम कंडीशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रीम कंडीशन, रीम कंडीशन में क्या आता है m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो m मतलब क्या होता है रो, कितने रोज है, तो ये रो होते हैं अपने यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो P1 P2 P3 क्या रो है, तो 3 रोज, और कॉलम यहाँ पे तो D पे D4 है, -1 = नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने जो सर्कल किए ना वो एलोकेशंस है 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशंस है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे रीम कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है, लिखेंगे रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। रीम कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब ये बताना था कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है, तो नेगेटिव आ गया तो ये क्या होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए रीजन देते हैं हम लोग, क्या देंगे D1, ठीक है, रेशो P2, D1 ऐसा रेशो करेंगे P2 = -1, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो जब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अभी लूप चाहिए, ठीक है। लूप होता क्या है ये मैंने आपको लास्ट पेपर सोल्यूशन में भी बताया था। लूप या तो आपको ऐसा दिखाई देगा स्क्वायर में, ठीक है, या तो रेक्टेंगल में दिखाई देगा, या शू शेप में दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। ये सब क्या होते हैं लूप होते हैं। अभी इसमें कॉर्नर भी होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसा ये कॉर्नर हुआ, यहाँ पे कॉर्नर हुआ, कॉर्नर हुआ, ठीक है, ये सब कॉर्नर है इसके। तो इस कॉर्नर से ही आपको क्या करना है लूप बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी देखो सब कॉर्नर है। अब ये सब कॉर्नर का मीनिंग होता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे आपका नेगेटिव स्टार्ट होता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अपना नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव -1 में, क्लियर। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और यहाँ पे जहाँ पे आप टर्न लोगे वहाँ पे आपका कॉर्नर बनेगा, और इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए आपका एलोकेशन सेल्स होना चाहिए। जितने भी आप देख रहे हो इधर पे कॉर्नर है सब पे क्या होगा एलोकेशन सेल्स होने ही चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो ऐसा कॉर्नर ले सकते हो। जब तक एलोकेशन सेल्स नहीं आएगा तब तक आपको सीधा चलते जाना है। अभी कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे देखो यहाँ से नेगेटिव है ना, तो इसको प्लस कर देना है। क्या करना है इसमें प्लस, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, देखो फिर प्लस, समझ। सेम इसी तरीके से अगर सपोज करो कि यहाँ पे नेगेटिव है इसको मैंने प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस किया, फिर माइनस, तो ऐसा टर्न होके अपना एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके लूप होते हैं। अब कैसे करते हैं इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या आ गया नेगेटिव आ गया है ना, माइनस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, कहाँ से जाना है अभी जहाँ पे आपको एलोकेशन सेल्स मिलेगा वहीं पे आपको टर्न कर लेना है। अभी देखो मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन सेल्स नहीं है, ठीक है। मैं इस साइड जा सकता हूँ क्या, क्योंकि इस साइड तो क्वेश्चन नहीं देता तो जाना ही नहीं है। हाँ यहाँ पे जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है। चलो यहाँ पे मैं ऐसा डॉट डॉट करके बना लेता हूँ,
चलो तो ये हो गया। अब मैं इसके बाद देखो यहाँ पे सीधा भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है, लेकिन मैंने क्या समझा आपको, जहाँ पे एलोकेशन सेल्स मिल गया वहीं से टर्न ले लो। तो अभी ये टर्न मैं कहाँ लूँ, नीचे लूँ या ऊपर लूँ? अगर चलो ऊपर लेता हूँ तो हाँ यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है, ऊपर ले सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, अगर मैं ऊपर लेता हूँ तो इसके बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि इसके बाद एलोकेशन सेल्स नहीं है, ठीक है, ऐसा क्रॉस में आते भी नहीं है। तो मतलब मुझे ऊपर नहीं, मुझे नीचे जाना चाहिए। नीचे है क्या एलोकेशन सेल्स? हाँ है, तो मैं नीचे जाता हूँ फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा टर्न ले लिया। अभी यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है, अब मैं कहाँ जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ? तो राइट में कोई भी एलोकेशन सेल्स नहीं है, तो मैं लेफ्ट में जाऊँगा फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है, यहाँ से अब मैं टर्न ऊपर की तरफ लेता हूँ, ये जॉइंट हो जाएगा मेरा, ओके। तो ये मेरा लूप बन गया, ये लूप बना मेरा स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या समझाया था आपको वो देखते हैं। क्या समझाया था, जहाँ पे नेगेटिव रहेगा वहां पे प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन डालता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, हाँ सर यहाँ पे भी चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस करना क्या है एग्जैक्ट, तो इसमें जो एलोकेशन सेल्स देख रहे हो, ठीक है, एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव हमने कहाँ लिखा, एक यहाँ पे माइनस लिखा, एक यहाँ पे माइनस लिखा, ये देख रहे हो यहाँ पे ये दो जगह पे माइनस लिखा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो 15, 15 क्या सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 15 को हम प्लस करेंगे और 15 को ही हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एलोकेशन सेल्स के अंदर। हाँ 15 को ही प्लस करेंगे और 15 को ही माइनस कर देंगे, तो आएगा क्या अपने पास, उसका आंसर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सेम यहाँ पे कॉलम बनाना होगा, देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे VJ ले लेता हूँ और यहाँ पे UI ले लेता हूँ, एक सेकंड, हाँ ये हो गया। अब जहाँ पे पहले मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है उसको मैं कॉपी करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 16 यहाँ पे कॉपी किया, फिर 16 यहाँ पे कॉपी किया, फिर 24 यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना था, राइट। अब मुझे चेंजेस कहाँ करना है, P2D1 में यहाँ पे 15 को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 15 ऐड कर दिया तो डायरेक्टली 15 आ गया। फिर P2D2 में 15 माइनस करना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 15 माइनस 15 जीरो होता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर नीचे आते P3D1 में, इसमें P3D1 में 25 में से 15 माइनस कर देना। 25 में से 15 माइनस किया तो कितना आंसर आएगा, 10, क्लियर। और फिर लास्ट में यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 में 15 ऐड कर दो तो 19। चलिए आप ऐसा क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपको उतना ही आंसर मिलेगा कि नहीं। 15 प्लस 10 25 होता है, 16 प्लस 19 35 होता है, ठीक है। 15 प्लस 16 31 होता है, मतलब सब कुछ राइट है, आपका कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो यहाँ पे। अब आपको अगेन चेक करना है, नॉन एलोकेशन सेल्स में आपको नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव आया तो अगेन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, आपको मोदी मेथड यूज करना है, जिसमें हम UI और VJ निकालते हैं। तो UI हमेशा स्टार्ट कैसे होता है, 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लॉजिक देखा था पहले, वो यहाँ पे यूज करेंगे। एलोकेशन सेल्स के अंदर हम प्लस प्लस माइनस करेंगे और प्लस माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 11, ठीक है। 11 प्लस 0, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ पे 11 आ गया अपने पास। अब क्या कहना है, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 माइनस 0 4 लिखा यहाँ पे, और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 9 माइनस 11 तो -2। देखो नॉन एलोकेशन सेल्स में आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, UI एंड VJ में नेगेटिव आएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखो 4 प्लस में -2, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे हो गया। अभी ऊपर देखो यहाँ पे 7 प्लस में 6 भी प्लस में, 7 माइनस 6 1, और कहाँ पे, यहाँ पे 6 प्लस में 1 भी प्लस में, तो 5 माइनस करेंगे। हाँ UI देखो कंप्लीट हो गया, VJ कंप्लीट हो गया। अब नॉन एलोकेशन सेल्स में आते हैं। नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया क्या है, क्या करना है, UI एंड VJ को प्लस कर देना है और कॉस से माइनस कर देना है, ठीक है। कॉस माइनस क्या होता है, UI प्लस VJ, तो पहले इसको प्लस कर देना है, ठीक है।
यू एन वीजे नॉन एलोकेशन सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। इसका यू आई कितना है 0, इसका वीजे कितना है 6, तो मतलब 0 + 6 6 हो गया। 10 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा आंसर 4। क्लियर यहाँ पे। इसके बाद ये पूरे कॉलम के अंदर नॉन एलोकेशन सेल्स नहीं दिखाई दे रहा है। सेकेंड में देखते हैं, यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स है, ठीक है। इसका यू आई कितना है 1 और इसका वीजे कितना है 11, तो 11 + 1 12, 13 में से 12 माइनस करो तो आंसर आएगा 1। ये अभी तक पॉजिटिव आया। हाँ, अभी इसमें देखो, इसमें 2 नॉन एलोकेशन सेल्स हैं। पहले इसका देखते हैं, यू आई कितना है 0, उसका वीजे कितना है 5, तो 0 + 5 5 होगा। 7 में से 5 माइनस करो तो 2, ये भी पॉजिटिव निकल गया। यहाँ पे देखो, इसका यू आई कितना है -2 और इसका वीजे कितना है 5, तो 5 - 2 कितना होगा 3। 8 में से 3 माइनस करो तो 5, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अभी 2 नॉन एलोकेशन सेल्स है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे देखते, इसका यू आई कितना है 1 और इसका वीजे कितना है 4, तो 1 + 4 5, 11 में से 5 माइनस करो तो 6, एक बचा है। अभी अगर इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो दैट इज में इसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं आया तो दैट इज में यहाँ पे अपना सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे यू आई कितना है -2 और वीजे कितना है 4, तो 4 - 2 2 होता है, तो 10 में से 2 माइनस किया तो 8। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया दैट इज में सोल्यूशन। अब सॉल्व नहीं करना है आपको। हाँ, अब यहाँ पे लिखते हैं रीम कंडीशन, पहले लिखते हैं रीम कंडीशन। आपको हमेशा रीम कंडीशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या m + n - 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है। तो ये कितना है 3 + 4 - 1, 3 रोज है 4 कॉलम्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये भी 6 इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर रीम कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉन डीजेनरेसी, ठीक है। और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी है, तो इधर लिखते हैं, तो देयरफॉर इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसका रीजन देते हैं बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव इन नॉन एलोकेशन सेल्स, नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। चलो, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो एलोकेशन सेल्स है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे आएगा, देख सकते हो 16 × 11 करेंगे, 16 × 11, फिर प्लस, इसके बाद क्या है यहाँ पे 24 × 4, फिर प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पे 15 × 7 प्लस, ये हो गया यहाँ पे 16 × 6, फिर प्लस, यहाँ पे देखते 10 × 4 प्लस 19 × 9 प्लस, हो गया, हाँ हो गया, टोटल 6 ही है। फिर इक्वल, और इसका जो भी आंसर आएगा वो अमाउंट में आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट। तो इसका आंसर कहते हैं, कैलसी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, आप कैलसी यूज कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 684, 684। चलो, तो यहाँ पे अपना ये सम भी कंप्लीट हो गया। देखो किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर रहे हैं। ये अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा वीडियो देखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका 15 मार्क्स कहीं नहीं गया है, 15 मार्क्स आपके पॉकेट में, राइट। अगर आपने सही तरीके से उसको देखा है, सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। आने वाले टाइम पे जितने भी क्वेश्चन पेपर आएंगे, सबके सॉल्यूशन मैं अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। सिलेबस जो है आपके वो आपको मिल जाएंगे, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्वेश्चन पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बने रहिए चैनल पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।